Hello everyone, myself Sandeep Rajwar. First of all, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड क्योंकि आज 12 नवंबर 2023 12 नवंबर 12:43 हो चुके हैं। ठीक है, तो बस पहले हैप्पी दिवाली, बढ़िया से दिवाली मनाइए। ठीक है, पटाखे वटाखे भैया जिसको जो फोड़ना है फोड़ो, जहाँ फोड़ना है फोड़ो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेक श्योर किसी को चोट ना लगे, ना आपको चोट लगे। ठीक है, बाकी एकदम दिल खोल के दिवाली मनाओ। ये वीडियो दिवाली के दिन ही पब्लिश होगा, आज के ही दिन। आज 12 तारीख है, आज ही वीडियो बना रहा हूँ रात के, मतलब 12:44 AM, 12:44 AM। तो और आज ही ये पब्लिश भी होगा, सुबह 10 बजे IS पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, 9 नवंबर 2023 ये वो दिन है जिस दिन हमारे ROC, हमारे MCA भैया ने हम लोग को एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट दिया। क्या दिवाली गिफ्ट दिया है कि भाई पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए थी कि भाई आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को फाइंड आउट करिए और उसका रिपोर्टिंग करिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर आसान सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो पर्दे के पीछे कौन है वो पता करना है। मतलब नहीं, गंदा बात नहीं, पर्दे के पीछे मतलब अगर सिंपल फॉर्म में बोला जाए तो ये एक कंपनी है। ओके, इस कंपनी में ढेर सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। भाई हम सभी को पता है ढेर सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। अब रिलायंस में तो लाखों से करोड़ों शेयर होल्डर्स है भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थोड़े कम होंगे, हो ना। दो चार होंगे। तो मान लो एक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, छोटी सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, इसमें ये सारे शेयर होल्डर्स थे। कोई दिक्कत है इसमें, एमसी को पता है, एमसी पूछेगा कि भाई आपके यहाँ पे कौन कौन शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब किसने किसने पैसा लगाया, सिंपल बात। तो कंपनी क्या करेगी, इनका लिस्ट दे देगी, एमसी देखेगा अच्छा अच्छा ABCD ये लोग भैया लोग आप लोग, अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग के होल्डिंग है, आप लोग कंट्रोल करते हो कंपनी, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, राइट। प्रॉब्लम कहाँ आता है ना, मान लो इसी कंपनी के अंदर एक तो ABC लिमिटेड ये एक कंपनी भी है। तो एमसी पूछेगी भाई कि आपके यहाँ पे पार्टनर, मतलब इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर कौन है। ये प्राइवेट लिमिटेड का क्या बोलेगी, हमारे पास ये लोग इंडिविजुअल है और ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, राइट। गवर्नमेंट को क्या दिख रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट है। अब इस बॉडी कॉर्पोरेट के पीछे कौन आदमी छुपा हुआ है, मान लो हो सकता है एक आदमी छुपा हो, इनमें से कोई एक, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, पूरा इस ABC लिमिटेड के थ्रू इस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये देखो चोरी चोरी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ना, है ना। देखो आज के टाइम पे हम लोग पुराने फिल्मों को देखते हुए आए हैं कि, और पुराने फिल्मों में क्या होता था कि भाई हमारा एक कंपनी खोलता, मतलब जो हीरो होता था या फिर जो विलन बोलो, एक कंपनी खोलता था और उस कंपनी का डायरेक्टर किसको बना देता था, अपने ड्राइवर को, अपने मोची को, अपना जो धोबी है उस बंदे को डायरेक्टर बना देता था। क्लियर। अब उस बंदे को डायरेक्टर बना दिया और कंपनी मस्त डायरेक्टर दिख रही है कि सामने, हाँ भाई ये लोग डायरेक्टर हैं। क्लियर। और खुद क्या करता था, खुद वो बंदा, वो लोग क्या करता था, एक अलग कंपनी खोल के इस कंपनी में सारा पैसा डालता था और इस कंपनी का पैसा इसमें डाल देता था। ओके, तो डायरेक्टर कौन है, उसका मोची, उसका धोबी, उसका क्या नाम है, ड्राइवर। ये लोग उसका कंपनी का काम देख रहा है, अल्टीमेटली इसके डिसीजन पे ये कंपनी चल रही है, राइट। और शेयर कहाँ से मिल रहा है, इस कंपनी के थ्रू फंडिंग मिल जा रहा है इसको। तो कंपनी कितना आराम से चलता था, है ना। अभी गवर्नमेंट यही बोल रहा है कि भाई इस सिचुएशन में, ये पहले का चीज़ है, मैं थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ, ठीक है। 360 अप्रोच। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई तुम्हारे सिनेरियो में हमको ये पता है कि कंपनी का डायरेक्टर कौन है, शेयर होल्डर जब बॉडी कॉर्पोरेट हो रहा है ना, तो इस पर्दे के पीछे कौन है ये हमको जानना है। अब पॉइंट इज कि अगर छोटी मोटी कोई कंपनी थोड़ा बहुत शेयर खरीद लेती है तो उनको इस लिमिटेशन से दूर निकालना है, ठीक है। उनको पकड़ना है जिनका इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है, जो इस कंपनी को मैनेज कर सकता है ना, वो इसको भी मैनेज कर लेगा। सिंपल। इसी चीज़ को रिपोर्ट करना होगा अब। ओके, ये पहले कंपनियों के लिए था, पहले से चला आ रहा है, तो 2 साल 3 साल पहले से चला, 3 ही और पहले से चला आ रहा है। अभी LLP के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। फॉर्म का नाम क्या है, कंपनियों के लिए सिर्फ BAN 1, BAN 2, BAN 3, BAN 4, ठीक है। ये बेन टेनिशन वाला बेन 10 नहीं है, बचपन की बातें हैं। अगले साल नया फिल्म भी आ रहा है ना उसका कुछ, हाँ वो भी देखने जाएंगे अपने, जो भी है। अभी LLP के लिए एक नया ये फॉर्म आ गया है, LLP BAN 1, LLP BAN 2, ठीक है। फॉर्म वही है, बस नाम क्या आ गया, LLP लगा दिया गया है, ठीक है। अब मेनली यहाँ पे दो चीज़ के ऊपर फोकस रहता है हमारा, BAN 1 एंड BAN 2 के ऊपर फोकस रहता है। BAN 3 जो एक रजिस्टर है जिसको आपको मेंटेन रखना है, दैट्स इट। BAN 4 एक नोटिस का फॉर्मेट है जिसको कंपनी भेजेगी, ये इधर सुन सुन सुन, ये ले नोटिस, बता बता तुम्हारे यहाँ कौन होल्डर है, कौन क्या है, डिटेल्स मंगाने के लिए, ठीक है। वो BAN 4 का काम है।
तो बेन4 हर वक्त नहीं भेज रही है, कंपनी आइडेंटिफाई करेगी, वो भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज ये बहुत ही तगड़ा अमेंडमेंट आया हुआ है। एंड इस अमेंडमेंट के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां तो बहुत हद तक डिस्क्लोजर कर चुकी हैं, एलएलपी के अंदर भी अब डिस्क्लोजर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि भाई जो लोग चोर चमारे टाइप काम कर रहे थे ना, उनका थोड़ा सा बैंड बजेगा। बीइंग प्रोफेशनल ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, बट ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना ज़रूरी है ताकि अमीर और अमीर ना हो जाए, गरीब और गरीब ना हो, तो अच्छी चीज़ है। खैर अच्छा है या ख़राब है, मैं उसको डिस्कस करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ ये बताने के लिए ये काम कैसे करेगा और आपको करना क्या है। कंप्लायंस अगर करना है तो कैसे करोगे, आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल अप्रोच कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उस ये सेक्शंस को कैसे आपको प्रैक्टिकली इसका यूज़ करना है। ठीक है, अगर मान लो कोई कंसल्टेंसी के लिए आपके पास पहुंचता है कि भाई मेरी एक एलएलपी है, मेरे को बता दो कि मेरे को बेंड 1 बेंड 2 भरना है कि नहीं भरना है, बेंड 3 कुछ है क्या है, मेरे ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं। तो सबसे पहला काम तुम उनसे क्या बोलोगे, भैया आप अपने यहाँ का लिस्ट ऑफ मेंबर्स दो, लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी दो, कौन कौन कितने लोग कितना कंट्रीब्यूट किए वो बताओ। ठीक है, तो पहला क्या पूछोगे, कंट्रीब्यूशन कितना किसके किसके पास है, पार्टनर का लिस्ट मांगोगे तुम, पार्टनर लिस्ट। सबसे पहले क्या मांगोगे, पार्टनर लिस्ट। इस पार्टनर लिस्ट के अंदर देखो कितने इंडिविजुअल और कितने बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या क्या आपको देखना है। पहला देखना है इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा क्या देखना है, कोई कंपनी है क्या। तीसरा क्या देखना है, कोई ट्रस्ट है क्या। चौथा क्या देखना है, क्या कोई एलएलपी है क्या इसके अंदर। ठीक है, तो आपको देखना है कि भाई इस पार्टनरशिप के, इस पार्टनर जो एलएलपी है, इस एलएलपी के अंदर पार्टनर कौन कौन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, ट्रस्ट है, एलएलपी है, और कौन हो सकता है। ये चीज़ देख लिया, हो सकता है कोई और तरीका लाइक एक पार्टनरशिप हो सकती है। ठीक है, और हो सकता है एक एचयूएफ हो सकता है। ओके तो जब तुम पार्टनरशिप का लिस्ट देखोगे ना, तब तुमको ये इस वैरायटी के लोग मिल सकते हैं मैक्स टू मैक्स। अगर किसी एलएलपी के पार्टनरशिप लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल है, ठीक है, मिस्टर ए इतना पैसा, मिस्टर बी इतना, मिस्टर सी इतना, मिस्टर डी इतना, बस कुछ नहीं और, तो भूल जाओ, ये प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। साफ बोलना है कि भैया जाओ सो जाओ। ठीक है, आपको उठने का ही जरूरत नहीं है, आप सोए रहो, कोई दिक्कत नहीं। दिस प्रोविजन इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल टू यू। ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजन क्या है, ये बेनिफिशियल ओनर का रिपोर्टिंग है, ये डायरेक्ट पर्सन है, ये बंदा जो है ना डायरेक्ट होल्डिंग है इसके ऊपर, कि भाई तुम डायरेक्टली होल्ड कर रहा है, कोई रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को पता है कि बंदा डायरेक्ट होल्ड करता है। ठीक है, डायरेक्ट इंडिविजुअल के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर यहाँ तक। अगर उस कंपनी इस एलएलपी में तुमको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे कंपनी पार्टनर है, या एक ट्रस्ट पार्टनर है, या एक खुद की कोई और एलएलपी पार्टनर, या कोई एचयूएफ पार्टनर है, तब तुमको देखना होगा कि भैया मेजॉरिटी स्टेक किसके पास क्या है। ठीक है, क्या देखना होगा, मेजॉरिटी स्टेक देखना पड़ेगा, तब तुमको आइडेंटिफाई करना होगा कि भैया इसका रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है या नहीं है। अब मेजॉरिटी स्टेक में क्या क्या आता है भाई, मेजॉरिटी स्टेक में बोला जाता है कि 51%, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो शेयर कैपिटल होना चाहिए किसी बंदे के पास। 51% अगर उसके पास वोटिंग पावर है तो, ठीक है। 51% अगर कोई एलएलपी में कंट्रीब्यूशन है उसका, तो हो सकता है ना। 51% अगर उसका वोट, ये डिविडेंड अगर उसको मिल रहा है तो अगर किसी इंसान के पास, इंसान बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब होता है दिस 51% से ज़्यादा होल्ड करना। ठीक है, कोई आदमी है, अब देखो खुद सोचो, कंपनी खुद में तो कुछ नहीं होती है, कंपनी के पीछे कोई ना कोई आदमी होता है ना। ये आदमी इस कंपनी में क्या होगा, शेयर होल्डर होगा। अगर ये आदमी इस कंपनी में 51% शेयर होल्ड करता है, तो इसका मतलब इस पार्टनरशिप में, ये जो पार्टनर है एलएलपी हमारा है, इस एलएलपी के अंदर ये बंदा अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है। ओनर कौन है, मेनली जो सामने फ्रंट एंड पे जो दिख रहा है वो हमको बेनिफिट कौन दिख रहा है, कंपनी को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के पीछे छुप के कौन पैसा कमा रहा है, ये बंदा कमा रहा है। ठीक है, तो इस बंदे को क्या करना होगा, अपना बैन 1 भर के देना होगा, एलएलपी बैन 1 भर के कंपनी को देना होगा। कंपनी को इस बैन 1 के बेसिस पे बैन 2 भरना होता है आरओसी के पास। टाइमलाइन वगैरह अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, मान लो कि ये कंपनी की जगह, अच्छा एक और मैं यहाँ पे बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए। देखो, मान लो इस एलएलपी के अंदर तुमको पार्टनर कौन दिखा, एक कंपनी दिखा। ठीक है, उस कंपनी में इस बंदे ने क्या किया, 51% शेयर्स होल्ड करके बैठे हुए। कितना परसेंट भैया, 50%। ये बंदा
51% शेयर होल्ड करके बैठा हुआ है, तो इस बंदे को क्या भरना होगा, बैन 1 भरना होगा, LLP बैन 1, वही बात है, मतलब बैन 1 इज फर्स्ट लब ना, मतलब वो कंपनी में हम लोग पहले काम किए थे, अभी LLP वाला आ गया, अच्छी बात है। कहाँ थे, हाँ, तो अब इस बंदे को क्या भरना होगा, बैन 1 भरना होगा, और LLP को क्या भरना होगा, बैन 2 भरना होगा। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना। ये मैं एग्जांपल यहाँ पे बात पहले लिखा था, मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया। देखो अलग अलग पार्टनर्स हैं यहाँ पे, या ये दोनों क्या है, कंपनियां हैं। अब ये दोनों कंपनियां हैं तो इनका कोई ना कोई बेनिफिशियल ओनर होगा। अगर मान लो इस कंपनी के अंदर, ठीक है, इस कंपनी के अंदर किसी भी इंसान का 51% होल्डिंग नहीं है, हर किसी का 40% होल्डिंग ही है, तो इस कंपनी में कोई भी बेनिफिशियल ओनर नहीं बनेगा। ठीक है, इस कंपनी में अगर मेजॉरिटी स्टेक किसी बंदे का नहीं, सॉरी, इस कंपनी में किसी भी इंसान का मेजॉरिटी स्टेक है ही नहीं, हर किसी का होल्डिंग 10%, 12%, 2%, 5%, 1% ऐसे ही है। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो ये कंपनी में किसी भी एक इंसान का कंट्रोल नहीं माना जाएगा, और इस कंपनी के आप में, मतलब इस कंपनी के पीछे से किसी को रिपोर्ट करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मान लो, अब देखो लेयरिंग, देखो प्रैक्टिकली ये सब लेयरिंग होता है यार, सच में बहुत मजा आता है, मतलब मजा मतलब माथा खराब हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है। ये LLP क्या कर रही है, ठीक है, इस LLP में ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बॉडी कॉर्पोरेट एक सब्सिडरी है। ठीक है, सब्सिडरी है, क्या है ये, एक सब्सिडरी है, और ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इस सब्सिडरी का कोई ना कोई होल्डिंग होगा, अरे बेटा का कोई तो बाप होगा, इस बेटा का कौन है, ये बाप है। ओके, दिस इज द होल्डिंग कंपनी। अगर इस होल्डिंग कंपनी में कोई बंदा 51% शेयर होल्ड करता है, क्या बोला मैंने, अगर पर जा भाई, अगर इस होल्डिंग कंपनी में कोई बंदा 51% शेयर होल्ड कर लेता है, तो फिर ये बंदा इस LLP का अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। ये बंदा इस LLP का अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस लेवल ऑफ थिंग को गवर्नमेंट सर्वेलेंस कर रहा है कि भाई कौन है बेनिफिशियल ओनर, इस लेवल का गवर्नमेंट फाइंड आउट करता है। ठीक है, और कंपनियों केसेस में बहुत लोगों को नोटिस जा चुका है, जिन लोगों ने बैंटू के साथ खिलवाड़ किया था। और LLP में भी अभी तो नोट फॉर्म भरे हुए कुछ नहीं होगा, आने वाले 1 साल बाद आपको मस्त नोटिस आएगी। और जो लोगों को नोटिस, जो लोग सोचेंगे यार छोड़ो यार फालतू चीज़ है, भैया ट्राई करके देखो, ये नॉन कंप्लायंस इतना महंगा पड़ेगा ना कि हिसाब नहीं है इसका। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि भैया छोड़ो ना, मेरा तो LLP किया ही फ़र्क पड़ जाता है, फ़र्क पड़ेगा, और जब पड़ता है ना तो बच पड़ता है, मतलब पड़े लायक पड़ता है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल जो लोग बोलते हैं कंप्लायंस क्या ही करना है, छोड़ो अगले साल फॉर्म भर लेंगे। अरे एक ठो AOC4 नहीं भरा, उसके बाद देखो अगले साल सीधा 40,000 का जब फॉर्म आता है ना, एक ठो, आँख से खून निकलता है लोगों के। इफ़ यू थिंक कंप्लायंस इज एक्सपेंसिव, ट्राई नॉन कंप्लायंस। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा कुछ चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, और जल्दी से बता देता हूँ कि टाइमलाइन वगैरह क्या है। भाई आई एम सॉरी, अब वीडियो लंबा होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट है, मेरे को टाइम लगेगा। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कुछ नहीं कर सकता, आपको देखना वीडियो का। देखो मेजॉरिटी स्टेक का मैंने पहले ही बता दिया था कितना, हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैपिटल। हाफ मतलब मोर देन हाफ बोला है भैया, नॉट इक्वल टू, ओनली मोर देन, मतलब 51% से ज़्यादा क्या कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स ले रहे हो। 51% से ज़्यादा क्या कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन दे रहे हो किसी पार्टनरशिप एंटिटी में। ठीक है, क्या कर रहे हो, हाफ ऑफ द वोटिंग पावर आपके पास है। और जूम कर दो क्या, लो, हैविंग राइट टू रिसीव हाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर डिविडेंड या फिर प्रॉफिट, अगर आपको लेने का पावर है तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी स्टेक माना जाएगा। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, जूम हो जाओ भाई, हो गया। नेक्स्ट इज, देखो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है भाई, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, SBO कौन होगा। रिपोर्टिंग LLP मतलब है वो LLP जिसको फॉर्म भरना है, जिसको इंटीमेट करना है गवर्नमेंट को, अलॉन्ग विथ अलॉन्ग और टुगेदर थ्रू वन और मोर पर्सन। अब मैं अकेले, मेरे साथ कुछ लोग मिलके, मैं ट्रस्ट के साथ मिलके, मैं किसी कंपनी के साथ मिलके, किसी भी तरीके से क्या कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ इनडायरेक्टली टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग। मेरी डायरेक्ट होल्डिंग 2% है बस, और इनडायरेक्ट होल्डिंग कितनी है भैया, इनडायरेक्ट होल्डिंग मान लो मेरी 9% है, कितना हो गया, 10% ज़्यादा हो जा रहा है, नॉट लेस देन 10% ऑफ द कंट्रीब्यूशन। उस LLP के कंट्रीब्यूशन का, वो जो LLP है उसके कंट्रीब्यूशन का कितना, सिर्फ और सिर्फ 10% अगर मैं कंट्रीब्यूट किया हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, उस LLP में, उस LLP का पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो।
ठीक है। उस एलएलपी का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो। उस एलएलपी का मान लो 1,00,000 रुपया, 1,000 रुपया इज अ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 1,000 रुपया उस एलएलपी में कंट्रीब्यूशन है, और उस 1,000 का कितना 10% कितना होता है, ऑब्वियसली 100 रुपया होता है। अगर इस 100 रुपया, क्या बोल रहा है मैंने, 100 रुपया मैं इनडायरेक्टली होल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। होल्ड क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर किसी भी तरीके से, नॉट लेस देन 10% ऑफ द कंट्रीब्यूशन का 10% मेरे पास आ रहा है, सो आई एम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी, वेट दिखा रहा हूँ, राइट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर मान लो इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी में ढेर सारे लोगों ने डाल के रखा हुआ है पैसा, ठीक है, और किसी का होल्डिंग 51% से ज़्यादा नहीं है, सबका 51% से कम है, इन दैट केस किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी ऐसे बंदे का होल्डिंग इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट किया हुआ है कि इस एलएलपी के 10% ऑफ द कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जा रहा है, तो उसको भी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। क्लियर। उस बंदे को भी बैन 1 भरना होगा, कंपनी को इंटीमेट करना होगा, बैन 2 कंपनी भरेगी आरओसी के पास, ठीक है। ये लैपटॉप काफ़ी फास्ट काम कर रहा है और इसमें लिखना भी काफ़ी परफेक्ट हो रहा है, मीन्स दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मतलब पता चलेगा, 10% ज़्यादा अगर मैं कंट्रीब्यूशन का होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड डायरेक्टली और टुगेदर एनी डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन ऑफ सच एलएलपी। एलएलपी में 10% का मेरे पास कंट्रोल है, क्या है, वोटिंग राइट्स है एलएलपी के 10% तक। नेक्स्ट इज हैज राइट टू रिसीव पार्टिसिपेटेड नॉट लेस देन 10% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। भैया 10% तक मेरे को अगर प्रॉफिट मिल रहा है, 10% तक अगर मैं वोटिंग कंट्रोल कर सकता हूँ, 10% तक मेरा कंट्रीब्यूशन के इक्वल टू में है, ठीक है, और हैज़ अ राइट टू एक्सरसाइज एक्चुअल एक्सरसाइज सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस, ये इसका अलग डेफिनेशन है, ऊपर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो मेरे को क्या मान लिया जाएगा, मैं क्या हूँ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब देखो ये समझो, अगर कोई एसबीओ मिलता है, ठीक है, ये एसबीओ इस एलएलपी के अंदर किसी भी तरीके से थ्रू बॉडी कॉर्पोरेट बीच में आ गया, छुपा रहा है इसको, या मान लो किसी ट्रस्ट के बीच के ट्रस्ट के वाया कंट्रोल कर रहा है, या फिर मान लो किसी क्या बोलते हैं उसको, एचयूएफ के वाया होल्ड मतलब इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, इन दैट सिनेरियो इसको हम लोग एसबीओ मानेंगे। और एसबीओ कब मान रहा है, जब उस बंदे का 10%, इस एलएलपी के औकात का 10% अगर मेरे को मिल रहा है तो। अब इससे सिंपल नहीं कर सकता, इस एलएलपी के औकात का 10% अगर ये बंदा पाता है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट, मान लो मैंने क्या एग्जांपल दिया, बॉडी कॉर्पोरेट में कोई बंदा 51% इस बॉडी कॉर्पोरेट को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, इन दैट सिनेरियो उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है इस एलएलपी के अंदर। समझ में आ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये सब वही चीज़ें हैं जो मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। वेयर पार्टनर अगर मान लो बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो मेजॉरिटी स्टेक, देखो सेम चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अगर एचयूएफ हुआ तो करता रहेगा भैया, कहाँ है, करता के थ्रू करेंगे जो भी करना होगा। वेयर अगर ये एक पार्टनरशिप एंटिटी हुई तो फिर भैया वो जो पार्टनर वगैरह है वो सब अपना एक्सप्लेन करेगा, सेम चीज़। ट्रस्ट के रूप में हुआ, अब ट्रस्ट के रूप में हुआ तो यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ है, ट्रस्टी होगा अगर वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए वो ट्रस्ट बना है तो, ठीक है। अगर वो बेनिफिशियरी है, अगर स्पेसिफिक ट्रस्ट है, कोई स्पेसिफिक ट्रस्ट है तो बेनिफिशियरी होगा। स्पेसिफिक ट्रस्ट मतलब किसी एक आदमी के बेनिफिट के लिए बनाया हुआ है तो वो बेनिफिशियरी उसका ये माना जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो ऑथर मान लिया जाएगा कब, अगर वो रिवोकेबल ट्रस्ट रहा तो, वो ट्रस्ट रिवोक करने का अगर मेरे पास कैपेसिटी है तो इन दैट केस ऑथर को ही बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। क्लियर। तो ये ट्रस्ट का केस थोड़ा सा यूनिक था। नेक्स्ट ये आपका पूल्ड इन्वेस्टमेंट, वेयर पार्टनर और रिपोर्टिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ठीक है, एन एंटिटी कंट्रोल बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इन दैट सिनेरियो देखो, जनरल पार्टनर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेयर इन्वेस्टमेंट मैनेजर और सच पूल्ड व्हीकल इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप एंटिटी। क्लियर है। इससे ज़्यादा क्लियर क्या ही कर सकता हूँ। अब बताओ, अगर स्टिल कोई डाउट रहे तो मेरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। क्योंकि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर थोड़ा सा टफ होता है समझने में, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब भी ये
पिक्चर ये टॉपिक एंटर करता है ना, उस वक्त सिचुएशन इतना सिंपल नहीं होता है। सिचुएशन काफ़ी घूम फिर के आता है, बहुत इसका होल्डिंग कितना है। इसमें सबसे जो टफ चीज़ होता है वो होता है आइडेंटिफाई द होल्डिंग, ठीक है, कि उस बंदे का होल्डिंग है भी कि नहीं है, वो बंदा मेरे कंपनी में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है कि नहीं करता है, उसका रिपोर्टिंग करना है नहीं करना है, ये जो है सबसे टफ चीज़ होता है। आप अपना लिस्ट ऑफ पार्टनर्स जो है वो देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि भैया उसका होल्डिंग बनता भी है कि नहीं बनता है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ LLP कि वो बेन 4 भेज के रिपोर्ट बोले कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारे पास कौन क्या है, मेरे को डिटेल भेजो। उसके बाद जो डिटेल मिला है उस डिटेल के बेसिस पे ये अपनी LLP जो है ना उनसे बोले कि भैया अपना बेन 1 भर के दो हमको, ठीक है। दिस इज द LLP ड्यूटी, ठीक है। देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया था ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल पॉलिसी, अगर पॉलिसी वगैरह या फिर उसके डिसीजंस को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ तो फिर मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वो वर्ड मतलब जो है अचीव कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो ड्यूटी ऑफ LLP मैंने बता दिया, रिपोर्टिंग LLP फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एवरी रिपोर्टिंग LLP, हर रिपोर्टिंग LLP को भैया नेसेसरी स्टेप लेना होगा आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइंड आउट एनी इंडिविजुअल हु इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल, कौन है वो बंदा जो SBO होल्ड करता है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ LLP, मेरी LLP है, मेरी ड्यूटी है कि भैया मेरी LLP फाइंड आउट करे कि उसका बेनिफिशियल ओनर कौन है, ठीक है। एंड उस इंडिविजुअल से बोले कि भैया आप अपना डिक्लेरेशन भेजो, कहाँ पे, LLP बेन 1 के अंदर आप अपना डिक्लेरेशन मेरे को भेजो, ठीक है। With every reporting LLP shall in all cases where its partner hold not less than 10%। अच्छा, इंडिविजुअल के अलावा बॉडी कॉर्पोरेट के केस से, मान लो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर किसी भी तरीके से, ये सबसेक्शन 2 में साफ साफ बोल दिया गया ना भैया कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी मेथड यूज कर लो, तुमको जो करना है कर लो, अगर कोई भी पार्टनर है, ठीक है, वो इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टनर है वो इंडिविजुअल नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी पार्टनर है लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं है, और वो क्या करे ना 10% ऑफ कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ वोटिंग राइट या 10% ऑफ प्रॉफिट अगर वो लेता है तो उसको बेन 1 भरना होगा, बात खलास। कोई भी इंसान अगर वो 10% ऑफ कंट्रीब्यूशन या 10% ऑफ राइट वोटिंग राइट या 10% ऑफ प्रॉफिट खा रहा है, उसको मिल रहा है ये पावर, ये चीज़, तो उसको बेन 1 भरना होगा। मीन्स सिंपली कंपनी को ये LLP बेन 4 में नोटिस भेजना होगा। अल्टीमेट थिंग इज व्हाट, कंपनी को बेन 4 में नोटिस भेजना होगा और उससे बोलना होगा कि भैया तुम हमको बताओ एज पर सेक्शन 90, जो कंपनी का सेक्शन 90 है बेनिफिशियल ओनर का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे कंपनी नोटिस भेजती है बेन 4 में। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि भाई यहाँ पे ये 3 चीज़ जब भी ट्रिगर करेगा ना, कंपनी बेन 4 के अंदर नोटिस मैंडेटरी भेजेगी, ठीक है। बेन 1 भरना होगा नहीं होगा ये थोड़ा सा ट्रिक करता है, बट अल्टीमेटली भरना ही पड़ेगा प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो। बट कंपनी नोटिस भेजेगी बेन 4 के अंदर कि भाई तुम ये वाले क्राइटेरिया हमारी क्रॉस कर रहे हो, यू हैव टू इन्फॉर्म अस कि भाई क्या अगर एक्सेप्शन है उसके पास, अगर वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं मेरे को बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मेरे को फिलअप करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिक्लेरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया ये रूल के आने के बाद, कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, इस रूल के आने के कितने दिन के अंदर बोलता है, 90 डेज के अंदर। पॉइंट इज मंथ नहीं बोला गया, स्पेसिफिक बोला गया कि भैया आपको 90 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल। तो ये 9/11/2023 को ये वाला जो रूल है वो आ चुका है। आई विल सजेस्ट आपको 89 डेज के अंदर रिपोर्टिंग करना होगा, ठीक है, क्योंकि बोला है विद इन 90 डेज जब भी बोलता है ना तो वो लास्ट वाला डेट को आप भूल जाओ, ठीक है। तो विद इन 89 डेज आपको क्या भरना होगा, LLP बेन 1, ठीक है, रिपोर्टिंग आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज, अब मान लो हो सकता है कि आप अभी कंट्रोल नहीं होल्ड कर रहे हो, इन फ्यूचर अचानक से ये 90 डेज पार हो गया, अब अचानक से जब भी आप ऐसा कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऐसे ही होल्ड करने जाओगे ना, होल्ड करने के विद इन 30 डेज आपको इंटीमेट करना होगा बेन 1 के अंदर, LLP बेन 1 के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट इज, मान लो वेयर एन इंडिविजुअल बिकम सिग्निफिकेंट, क्या था इसके अंदर, हाँ, जस्ट इस प्रोविजन के आने के बाद अगर कुछ चेंजेस वगैरह हो रहा है, इन दैट सिनेरियो भी आपको रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा तो बाद में हुआ था, मेरा तो होल्डिंग बाद में आया था, नहीं सुनेगा ROC, क्लियर। नेक्स्ट इज
राइट। अपोन रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन, जैसे ही आपको बैन 1 का डिक्लेरेशन मिल जाता है एलएलपी को बैन 2, एलएलपी बैन 2 के अंदर विद इन नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। अब यहाँ पे ये मत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओ कि ये बिल्कुल नहीं दिमाग में रखना है कि मेरे को नोटिस तो मिला था, 90 दिन का टाइम था, इसने 60 दिन के अंदर रिपोर्टिंग कर दिया, 90 दिन खत्म होने दो फिर मैं 30 डेज का टाइम लूंगा। नहीं, अगर मान लो विद इन 2 डेज, मान लो 20 तारीख को किसी ने 20 नवंबर को ही किसी ने रिपोर्ट अपना बैन 1 भर के भेज दिया, अब आपको 20 नवंबर से ही 30 दिन का टाइम मिलता है, आपको बैन 2 भरना होगा। क्लियर? 20 नवंबर से ही 20 दिन का आपको 30 डेज का टाइम मिलेगा, आपको बैन 2 भरना होगा। अगर वो मैक्सिमम टाइम लिमिट है बॉस, दैट इज नॉट द अल्टीमेट टाइम लिमिट, दैट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट, उसके पहले आपको आ जाना चाहिए और जिस दिन आया उसके 30 दिन के अंदर आपको बैन 2 भरना होगा। ये नंबर ऑफ फॉर्म भर सकते हो, बार बार भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बंदे का है उसका भर दो, ऐसे करके भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्टर मेंटेन करना होता है एलएलपी बैन 3 के अंदर, एज वी ऑल नो, ठीक है। बैन 4 के अंदर इंफॉर्मेशन मांग सकती है कंपनी कि भाई तुम बताओ, तुम एक कंपनी हो, कंपनी के पास बैन 4 बजाएगा कि भाई अपना बताओ किसको कौन कौन कितना क्या होल्ड करता है तुम्हारे यहाँ पे, अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब कुछ दो हमको। देखेगी भाई मेरे औकात का 10% किसके पास किसके पास है, जिसके पास है बोलेगी भाई तुम लोग तो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है, अपना डिक्लेरेशन भेजो हमको बैन 1 के अंदर, भेज देगा तो बैन 2 भरेंगे हम, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा ढीठगिरी कर रहा है, बैन 4 मिला फिर भी वो रिस्पांस नहीं कर रहा, ये देखो ये बहुत रेयर एप्लीकेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा अकॉर्डिंग्स विद द लॉ, अगर कोई लेटर एंड स्प्लिट में कंप्लायंस करिए तो ये प्रोविजन आता है, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। कोई हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन हो कि कंपनी क्या हो रही है, ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ रहा है कि भाई मैं तो कंपनी से मांग रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ये दे ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। तो इन दैट सिनेरियो ट्राइब्यूनल विल कम इनटू पिक्चर एंड वो बोलेगा कि भाई बता भाई क्या कर रहा है तू, ठीक है। देखो एलएलपी बैन 1 का फॉर्म कितना प्यारा सा फॉर्म है, डिक्लेरेशन बाय बेनिफिशियल ओनर, किसके द्वारा डिक्लेरेशन है भैया, बेनिफिशियल ओनर का डिक्लेरेशन है। टू, एलएलपी का नाम, उसका एड्रेस, पर्पज ऑफ फाइलिंग, देखो ये पूरा का पूरा फॉर्म मैं दिखा दूंगा भर के कैसे भरना है, ठीक है। अभी तो पोर्टल पे आज आया नहीं है, आने दो, ठीक है। डिक्लेरेशन फर्स्ट टाइम आएगा तो डिक्लेरेशन, बाद में रहेगा तो चेंजेस, अभी तो आपको डिक्लेयर ही करना है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन पे टिक मारना रहेगा। नाउ पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट, नेम ऑफ द, उस बंदे का नाम बताओ, उसका ईमेल एड्रेस बताओ, उसका डेट ऑफ बर्थ बताओ, उसका बाबूजी का नाम बताओ, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, पासपोर्ट है अगर फॉरेन वाला बंदा है तो, पैन कार्ड इंडियन है तो, डिन नंबर अगर डायरेक्टर है तो, ठीक है। सो ये सारा डिटेल अब जो दिख रहा है ना वही डालना है। नेचर ऑफ इनडायरेक्ट होल्डिंग, अब ये देखो ये दिस इज इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट होल्डिंग किस तरीके से आप ट्रिक कर रहे हो यहाँ पे, बाई कंट्रीब्यूशन, बाई वोटिंग राइट, या फिर बाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बाई वर्च्यू ऑफ कंट्रोल आपके पास है, एक्सरसाइज ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिस भी तरीके से आप ये होल्ड करते हो आपको वहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटस ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन अ पार्टनरशिप, रिपोर्टिंग एलएलपी मेंशन एप्लीकेबल नॉट, ये क्या है, इन केस ऑफ अ कंपनी, ओके। ये अगर कंपनी केस में, डिजनी पार्टनर केस में, करता केस में, जो केस जिस भी तरीके से आप कंट्रोल होल्ड कर रहे हो वो आपको यहाँ पे टिक मारना है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करना है। क्योंकि हो सकता है ना कि आप एचओएफ में भी हो, आप हो सकता है कंपनी में भी हो, एक साथ दो तीन तरीके से, इनडायरेक्ट का तो कोई लिमिट नहीं है भाई, 2-3 तरीके से आप होल्ड कर रहे हो कंट्रोल, ठीक है। सो यही है, बस कुछ खास फॉर्म नहीं है, ये भरना है आपको। और फिर ये कंपनी का फॉर्म आता है बैन 2, मैं आपको भरना सिखा दूंगा कि किस तरीके से भरना है इन डिटेल, ठीक है। वो बट थोड़ा बाद में वीडियो आएगा क्योंकि आज की डेट पे तो फॉर्म ही अवेलेबल नहीं है, वो मतलब काम ही नहीं कर रहा, तो कोई मतलब नहीं है बताने का, ठीक है। सो आई थिंक आपको अब एकदम स्पेसिफिकली आप आराम से डील कर पाओगे क्लाइंट के साथ कि भाई एप्लीकेबल है कि नहीं है, बैन 2 भरना है कि नहीं है। अब साफ कोई पूछे तो सबसे पहले क्या मांगना है, ये दे तो भाई लिस्ट ऑफ पार्टनर कौन कौन है, इंडिविजुअल सिर्फ है तो बोलो सो जाओ चाचा, कंपनी है तो बोलो कंपनी है तो तुमको देखना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा तो क्या देखना पड़ेगा, सबसे बोलो पहले बोलो कि तुम्हारे यहाँ पे कौन कौन शेयर होल्डर है, उनका लिस्ट मांगो। उस शेयर होल्डर लिस्ट में देखो किसका किसका ये है शेयर, मतलब कंट्रोल किसका कितना है, ठीक है। कौन बंदा कितना कितना % शेयर्स लेके बैठा हुआ है, ठीक है। उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, अगर ट्रस्ट में है तो वो क्या बेनिफिट, किस तरीके का ट्रस्ट है, वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो क्या रिवोकेबल ट्रस्ट है,
ठीक है या फिर वो बेनिफिशियरी के लिए ट्रस्ट है, तो डिपेंड करता है जिस भी सीक्वेंस में रहेगा उस बंदे को आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। वो अगर इस क्राइटेरिया में फिट कर रहा है तो उसको बोलना होगा कि भाई आपको बेन 1 भरना होगा, और उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हो आप बेन 4 भर के इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। अगर कोई बंदा नहीं दे रहा इन्फॉर्मेशन तो बेन 4 भरो और छोड़ दो, ठीक है। फिर भी नहीं दे रहा है और आपको चाहिए तो एनसीवीटी जाओ, ठीक है। दैट इज़ द लीगल रेमेडीज एज द लास्ट ऑप्शन। सो आई थिंक दिस इज़ द डिटेल वीडियो ऑन इन अमेंडमेंट ऑफ एलएलपी, ठीक है। सो आई विल पब्लिश इट ऑन दिवाली। आज ही दिवाली 1:15 हो रहा है सुबह का या रात का, पता नहीं क्या बोलना चाहिए, 1:15 AM हो रहा है, और अभी ये वीडियो फाइनल हो चुका है। मजाक लग रहा है क्या आपको? देखो टाइम दिखाता हूँ, टाइम NOW 1:16, सॉरी 1 मिनट बढ़ चुका है, ठीक है। दैट्स ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।